स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक 2021 जो कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर क्लास 12th के लिए जो कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री से संबंधित है और यहाँ पर चैप्टर 2 अध्याय 2 जो कि विलियन है। तो इसी के जो क्वेश्चन हैं जो MP बोर्ड द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं उन्हीं का सोल्यूशन इसमें हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं कि और प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अभी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो रासायनिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पर फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड दोनों दिए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कॉपर फेरोसाइनाइड। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो आपने देखा कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन थर्ड परासरण, है ना। परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये चारों होते हैं। चलिए अगर विलियन का क्वथनांक T1 और थर्ड क्वेश्चन है, अगर विलियन का क्वथनांक T1 है तथा विलायक का T2 हो तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र होता है जैसे हम इस प्रकार से लिखते हैं डेल TB और बराबर TB माइनस T0B, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा सूत्र होता है, अब इस सूत्र में आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके लिए होता है और ये किसके लिए होता है। तो ये हमारे शुद्ध विलायक के लिए होता है जिसे हम यहाँ पर शुद्ध विलायक बोलते हैं, उसके लिए होता है। और ये विलियन के विलायक के लिए होता है या विलियन के विलायक के लिए। तो बस उसी सूत्र में आपको ये दो चीजें दे दी है कि यहाँ पर क्वथनांक T1 है, यदि विलियन का क्वथनांक T1 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है T1 आ जाएगा। और विलायक का जो है वो क्या है T2, तो विलायक कौन सा? शुद्ध वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस T2। तो आपका जो नया सूत्र बनेगा इस प्रश्न के अनुसार वो बन जाएगा T1 माइनस T2। ऑप्शन सेकेंड जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो होगा T1 माइनस T2 ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न फोर्थ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? देखिए धनात्मक विचलन जो नहीं दर्शाएगा तो फिर वो कैसा विचलन दर्शाएगा? ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पर सीधे प्रश्न का मतलब है कि जो ऋणात्मक विचलन दर्शाता ना उसे आप यहाँ पर पहचानिए। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 55.6, है ना। तो ये इस प्रकार से होती है और वहां पर डैश लगा है तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसी को समझिएगा। 55.6 ये शुद्ध जल की मोलरता होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विलयन के अणुसंख्यक गुण जो होते हैं ये आधारित होते हैं। तो किसी भी विलयन के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए यहाँ पर उत्तर बनेगा तीसरा वाला, है ना, विलय के कणों की संख्या। अगला है सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है? तो सोडा वाटर हम जानते हैं कि CO2 गैस जो होती है विलय होती है, तो गैस का द्रव में विलय होगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर होगा, गैस का द्रव में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए जहाँ पर विलायक शब्द आ गया तो आपको समझ लेना है कि वो चीज क्या होगी? मोललता होगी, मोलों की संख्या। तो क्योंकि विलायक 1000 ग्राम की बात करेंगे या 1 किलोग्राम भी यहाँ पर लिखा जा सकता है और उसमें विलय के मोलों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना कि वो मोललता होगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप या गणितीय व्यंजक पूछ लिया जाता है। तो देखिए राउल्ट का जो नियम हम लिखते हैं तो उसको 2-3 तरीके से हो सकता है कि मैं यहाँ बताऊँ और आपके पास कोई और बुक हो तो जिसमें किसी में इस प्रकार से लिखा होता है जैसे कि PS बराबर P0A और XA, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है।
और कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर इस प्रकार से लिखा होगा PA बराबर P0A XA, और ये भी सही है, ये भी सही है ना। यहाँ पर क्या है, एस सॉल्वेंट को दर्शाता है ना, कि विलियन को दर्शाता है, विलियन को दर्शाएगा, सॉल्यूशन को दर्शाएगा। और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि P विलियन बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं P शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और गुणित यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज, ये भी हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। तो देखिए इसी को यहाँ पर संकेतों में प्रदर्शित किया गया है, तो आप किसी भी तरीके से लिख दें वो राउल्ट का नियम हो जाएगा, चाहे ये लिखें चाहे ये लिख दें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, किसी गैस का वाष्प दाब उस विलयन में गैस के समानुपाती होता है रक्त स्थान, तो यहाँ पर रक्त स्थान में आ जाता है उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अब देखिए मोल अंश तो आप समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा आपको, उसमें दिया है मोल अंश, और आप कोई और पुस्तक से पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ और लिखा हो सकता है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से मिल रहा है, ये मोल अंश के समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है, वह दाब जो विलायक के प्रवाह मात्र को रोकता है तो उस दाब को हम क्या कहते हैं, तो उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब, तो वो दाब हमारा परासरण दाब कहलाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ना कि विलय की प्रकृति पर, तो वैसे गुणों को हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा अणुसंख्यक गुणधर्म। अगला क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के जो अणु होते हैं वही पार हो सकते हैं विलायक के अणु, तो इसमें हमारा विलायक उत्तर बनेगा। आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। समान परासरण दाब वाले जो विलयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासरी विलयन। राउल्ट का जो नियम होता है, आदर्श विलयन जो होते हैं वो उसके नियम का पालन करते हैं, और अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो परासरण से संबंधित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला कौन सा बच रहा हमारा, असामान्य अणुभार, तो इसका मिलान हो जाएगा विद्युत अवघटन के विलयन से संबंधित है ये, और स्थिर क्वथनांकी मिश्रण ये संबंधित हो जाएगा अनादर्श विलयन से। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान इसमें कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हमारे सत्य असत्य से संबंधित है, तो हमें यहाँ पर बताना सत्य और असत्य को। तो देखिए वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वो है क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, और परासरण दाब, तो ये चार चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जल में नमक को घोलने पर उसका क्वथनांक जो है वो कम होगा, तो गलत होगा, क्योंकि क्वथनांक कम नहीं होगा, क्वथनांक में वृद्धि होती है और क्वथनांक उन्नयन होता है, तो ये भी हमारा गलत है। अगला है, विलयन का हिमांक विलय के हिमांक से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर विलय ना होकर के क्या था, विलायक था, और ये पूछा जा रहा था कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी विलायक में कोई विलय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, उसका हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होगा तो ये राइट हो जाएगा, है ना। पर मैं यहाँ पर इसको विलायक मान करके दिखा रहा हूँ, ये जो राइट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है इसमें। तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो देखिए आदर्श विलयन जो होता है वो तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, तो ये भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल को जब हम जल में मिलाएंगे
तो क्वथनांक जो होगा वो कम नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि क्वथनांक में तो क्या हुआ करती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर बताया क्वथनांक कम होता है, तो क्वथनांक कम नहीं होता है, हिमांक कम होता है और क्वथनांक तो बढ़ता है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए अभी हमने देखा था कि धनात्मक विचलन वाले विलयनों के कुछ उदाहरण, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं बेंजीन का और एसीटोन का। तो बेंजीन हो गया प्लस एसीटोन का मिश्रण होगा, ये एक धनात्मक विचलन का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। चाहे तो हम इस प्रकार से लिखें या फिर सूत्र के रूप में लिख सकते हैं C6H6 प्लस CH3CO CH3। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण हो जाएगा। या फिर हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं H2 और एथिल एल्कोहल का C2H5OH का। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पर्वत की श्रृंखलाओं में बर्फ जो धीरे धीरे क्यों पिघलती है। तो देखिए पर्वत की श्रृंखलाओं में बर्फ धीरे धीरे पिघलने का जो कारण होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर दाब क्या होता है, तो दाब जो है वो घटता है, दाब में कमी आ जाती है, दाब कम हो जाता है। और दाब के कम होने से क्या है, बर्फ के जो पिघलने की प्रक्रिया होती है ना वो धीमी पड़ जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे गलेगी बर्फ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दाब से वो चीज़ प्रभावित हो जाती है, दाब से कम घटने से बर्फ के जो गलने की प्रक्रिया या पिघलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वाष्प दाब जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक दीजिए। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को चाहे तो आप इस रूप में लिख सकते हैं XB बराबर P0 माइनस PS बटे P0 है, या फिर आप चाहें तो इस रूप में लिख दें। इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, ये इसमें क्या लिखा है PS लिखा है और इसमें यहाँ पर क्या लिखा है PA लिखा है। तो किसी बुक में ऐसा भी लिख देते हैं, किसी में ऐसा भी लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी सूत्र लिखिए, दोनों ही सही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने हमें इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।